हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग जो है टीजीटी पीजीटी का जो है वो हम लोग फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं। सॉरी फिफ्थ लेक्चर में आज हम करेंगे बैंक। हाँ, बैंकिंग क्या होता है, बैंक क्या होता है, बैंक के टाइप्स और हिस्ट्री। तो आज हम लोग हिस्ट्री करेंगे, बैंक को समझेंगे कि बैंक क्या रोल परफॉर्म करती है, बैंक होता क्या है और उसके हिस्ट्री की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग बैंक के टाइप्स भी जरूर करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए चले अपने क्लास में। आइए लेट्स बिगिन। देखिए बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है सर? देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए है ना, इस चीज का नोट्स चाहिए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी। आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको कॉमर्स से रिलेटेड हर एग्जाम की मिलती रहे। और दिक्कत कोई आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये हमारा ऐप है, ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नेट वाला भैया लिखिएगा है ना, नेट वाला भैया एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने के बाद आप जो है ये सारा कोर्सेस वहां अवेल कर सकते हैं। यूसी नेट, पेपर वन, जेट, कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी सारे कोर्सेस वहां अवेलेबल हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ बैंक से। बैंक होता क्या है? अगर हम बैंक का डेफिनेशन दें तो बैंक क्या है सर? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से हमें सर्विसेज दी जाती है। कैसे सर्विसेज? सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी, ये हो सकता है। तो आइए पहले हम इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपने जो भी मैंने नोट्स बना रखा है जो इंपॉर्टेंट है, क्या करती है, कैसे परफॉर्म करता है, उसके तहत समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आइए देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसा और उसके सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड सर्विसेज देती है। पैसा मतलब मनी, मनी इज मनी, यस, उसके बिना कुछ नहीं हानि, है ना। चलो तो क्या है, बैंक कैसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे पैसा और उसके सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब चेक हो गया है ना, और भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और बहुत सारे जो उसके सब्स्टिट्यूट है उसका क्या है, उससे रिलेटेड सर्विसेज देती है। अब देखो बैंक जो है वो बेसिकली इंडिया की बात करें तो ओवरऑल दो तरीके के होते हैं। कौन सा सर? एक तो सेंट्रल बैंक होता है ना, दूसरा कमर्शियल बैंक होता है। अब कमर्शियल में प्राइवेट, गवर्नमेंट, वो बात की बात है, अभी ओवरऑल समझते हैं कि कमर्शियल मतलब जो काम करने वाला है ना। ठीक है, काम तो सभी बैंक करती है सर, तो कमर्शियल मतलब आपका जो क्रेडिट का क्रिएशन करती है। और सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो भैया क्रेडिट का कंट्रोल करती है। देखो तुम्हारे घर में जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पापा जी थे कि नहीं? जी सर बिल्कुल थे। और पापा जी थे, तुमको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता था? पापा जी। कहे तुम बदमाशी नहीं करना है, करोगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे सर। मतलब पापा नहीं करेंगे, पापा सॉरी पापा नहीं होगा, पापा करते थे ना जी। तो ठीक उसी प्रकार बैंकों की बदमाशी को देखने के लिए एक बैंक है, बैंकों का पप्पा है, उसको सेंट्रल बैंक कहा गया। और वो कौन है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। क्रेडिट मतलब जैसे बैंक जो है कमर्शियल बैंक, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, आरआरबीज हो गई है ना, रीजनल रूरल बैंक हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, ये सारे बैंक क्या करती है? क्रेडिट का क्रिएशन करती है। सवाल होगा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, हम आगे देखेंगे। बस इतना जान लो अभी, कमर्शियल बैंक क्या करती है? क्रेडिट को क्रिएट करती है। हाँ, और सेंट्रल बैंक क्या करती है सर? सेंट्रल बैंक जो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन बहुत समझ में नहीं आ रहा है सर। देखो क्रेडिट कंट्रोल करने कहने का मतलब है अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई, पैसा बहुत हो गया, तो आरबीआई कुछ मेजर्स लगा के उसको कम कर देगी। और अगर पैसा कमी हो गया तो आरबीआई कुछ मेजर्स लगा के उसको बढ़ा देगी। ये हो गया क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्रिएशन मतलब सिर्फ एक पैसे का, मान लो एक पैसा क्या हुआ कि बैंक में अगर आप मान लो 1 लाख रुपया जमा करते हो तो आप सोचो कि बैंक आपको 1 लाख रुपया का जो है वो इंटरेस्ट देती है जी। कहां से देती है इंटरेस्ट? कैसे? क्या उसके पास घर में पैसे फलते हैं? नहीं, वही पैसे का कुछ हिस्सा वो अपने पास रख के, कुछ रिजर्व बैंक को रखने दे के, बाकी का वो फिर क्या करती है? उसका कि जिसको जरूरत होती है उसको वो पैसा दे देती है। और जब उसको वो पैसा देती है
तो उसके बिहाफ पर वो बैंक को इंटरेस्ट पे करता है और उसी इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा बैंक हमें फिर पे कर देती है ना। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब आप उसको समझेंगे डिटेल में, बस अभी ओवरऑल समझ लीजिए। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, और वो किस एक्ट के तहत काम करती है, वो काम करती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, 1934। कमर्शियल बैंक जो है उसके लिए भी आपके कानून है, क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये दोनों काम करती है। अब मैंने पर्पस बता दिया आपको कि पर्पस जो आरबीआई है उसका पर्पस है क्रेडिट को कंट्रोल करना, और जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है उसका पर्पस है क्रेडिट का क्रिएशन करना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल। आ जाओ, पहले हम लोग क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल कहने का मतलब है वो कौन करती है, आरबीआई, और इसका कहने का मतलब है मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, ठीक है। अब जैसे एक बात समझना, मान लो तुम्हारे पैकेट में 100 रुपए है, ठीक है, और तुम्हें 10 रुपए का सामान लेना है, सोचना पड़ेगा? नहीं, अरे 10 रुपए वाला सामान 20 रुपए में भी खरीद लेंगे हम, पैसा बहुत है अपने पास, अंबानी है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही 10 रुपए के सामान खरीदने के लिए तुम्हारे पास 5 रुपए रहे, तो तुम क्या करोगे? भारी मशक्कत करोगे कि यार थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा कम दे दो, थोड़ा सा ये कर लो, है ना, मोल भाव करोगे। तो ये चीजें कौन देखता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना है, मार्केट में पैसा कम हो गया तो हमें क्या करना है, ये जो सारा काम है वो आरबीआई का है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं। क्या कह रहा है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स लगाती है, जिसमें हम सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, डायरेक्टिव्स और ये सारी चीज इशू करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। होता क्या है ये थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा देता हूं। देखो, ऐसा है कि आरबीआई के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स कहने का मतलब होता है जिसपे वो क्वांटिटी पे मेजर्स लगा रही है, क्वांटिटी कंट्रोल कर रही है। जैसे किसी का रेट बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल एसएसआर और एसएलआर और सीआरआर दो ऐसे रेट हैं जो बैंक रेट कहे जाते हैं। बेसिकली जब आप पैसा जमा करते हो बैंक में तो आरबीआई ने मेजर्स दे रखा है, आरबीआई ने उसको नोटिफाई कर रखा है कि आप सारा का सारा पैसा फिर किसी कस्टमर को नहीं दे सकते, आप लोन पे सारा पैसा नहीं लगा सकते। आप 10 लाख रुपए अगर किसी कस्टमर ने, मान लो ए ने 10 लाख रुपया बैंक में जमा किया, तो उसका कुछ हिस्सा क्या करती है, बैंक अपने पास रखती है और कुछ हिस्सा उसको आरबीआई को दे देती है रखने के लिए कि भाई रख दे, अभी हमको जरूरत पड़ेगा तो तुम दे देना, ठीक है। वो दोनों हिस्सा को छोड़कर जो पैसा बचता है फिर बैंक उसका जो है वो किसी और सी नाम के कस्टमर को लोन दे देती है। उसी जो पैसा का रखा हुआ पार्ट है, जो पैसा बैंक खुद अपने पास रखती है, उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, और जो पैसा बैंक जो है आरबीआई को रखने देती है उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। दोनों मिलकर बनता है लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। उसी तरीके से रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। रेपो रेट बोलते हैं रीपर्चेज्ड ऑफर रेट को। रीपर्चेज्ड ऑफर रेट क्या होता है, जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई को बोलता है भाई साहब तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम मुझे पैसे दे दो और इसके बिहाफ पर मेरे तुम जो है शेयर्स खरीद लो, मेरे तुम अलग अलग जो ये है क्या बोलते हैं शेयर्स हैं वो खरीद के रख लो, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज जो शेयर्स अभी तुम्हें दे रहा हूं मैं बाद में वापस ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, इसके बदले में तुम थोड़े बहुत इंटरेस्ट ले लेना। इसी को कहते हैं, इस इंटरेस्ट को कहते हैं रीपर्चेज्ड ऑफर रेट यानी कि रेपो रेट। अब रीपर्चेज क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब बैंक ने बोला ना कि अभी तुमको पैसे की जरूरत है दे दो, तुमको मेरे बदले में शेयर्स ले लो, लेकिन बाद में क्या करोगे, बाद में तुम हमको दे देना शेयर्स, हम तुमको उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है जी, इसको रेपो रेट बोलते हैं। तो ये सारे मेजर्स लगाती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ये क्रेडिट मेजर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुछ कुछ डायरेक्टिव इशू करती है, जैसे कि कुछ डायरेक्टिव इशू किया आरबीआई ने कि आप बैंकों को जो है वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो आप हर महीने चेक करना है, ठीक है। बैंक ने कुछ ये डायरेक्टिव इशू किया कि अब जो है बैंकों को इतने ही ट्रांजैक्शंस करने होंगे, इशू करती है जी सर। तो ये है क्वालिटेटिव मेजर्स। और क्वांटिटेटिव जब हम परसेंटेज की बात करें, जब हम क्वांटिटी की बात करें, तो ये मेजर्स लगाकर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब है क्रेडिट क्रिएशन। अब क्या है,
क्रेडिट क्रिएशन भाई साहब, क्रेडिट कंट्रोल तो समझ में आ गया। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है आइए समझते हैं। कह रहा है सपोज करिए एक कस्टमर है जो 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है। कितना? 10,000 रुपया। आप भी बैंक में जाते होंगे पैसा लेके जी, तो 10,000 रुपया बैंक में क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है। अब बैंक क्या करेगा भाई साहब, 10,000 रुपया सारा का सारा तो अपने पास नहीं रख सकता, फिर वरना फिर वो आपको इंटरेस्ट कहां से देगा। तो बैंक क्या करेगा, वो लोन दे देगा किसी को। क्या करेगा? लोन दे देगा किसी को। क्या पूरा लोन दे देगा? सवाल। क्या अगर नहीं तो कौन इंस्ट्रक्ट करेगा कि कितना करना है? पहला सवाल कि क्या बैंक पूरा लोन दे देगा। दूसरा सवाल कि अगर नहीं तो भैया कौन इंस्ट्रक्ट करेगा कि कितना लोन सेक्शन करना है। देखो आरबीआई कहती है कि किसी भी कस्टमर का डिपॉजिट अगर आता है तो उसका कुछ परसेंट आपको कैश के फॉर्म में अपने पास रखना है और कुछ का परसेंट जो है वो आरबीआई को सबमिट करना है, जिसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। और यही है सीआरआर और एसएलआर। ठीक है जी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब समझते हैं क्या होता है। सपोज करो ए ने क्या किया, 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। ठीक है जी सर, ए ने 10,000 डिपॉजिट किया। अब लीगल रिजर्व रेशियो एसएलआर और सीआरआर मिला के आरबीआई ने बोला भैया 20% क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एलआरआर रखना पड़ेगा, लीगल रिजर्व रेशियो। अब उसको डिवाइड बाद में कर लेंगे कि एसएलआर कितना होगा और सीआरआर कितना होगा। अभी हम दोनों मर्ज करके बता रहे हैं। ठीक है जी। तो 10,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट किया, आरबीआई ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि भैया क्या करना है, 20% आपको पैसा रखना है। ठीक है, तो वो क्या किया, 20% पैसा लग गया, यानी कि 2,000 रुपया रख लिया। उसके पास कितने बच गए? उसके पास 8,000 रुपए बच गए। ठीक है, 8,000 को क्या कर दिया उसने, बी को लोन में दे दिया। ए ने डिपॉजिट किया, ए के पैसे को 2,000 रुपए अपने पास रखा और 8,000 जो बच गए वो बी को पैसे दे दिया, बी को लोन दे दिया जी। अब बी को लोन दे दिया तो बी भी बैंक में जमा करेगा कि नहीं करेगा? बी क्या करेगा, कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, कुछ ना कुछ परचेस करेगा, और जो परचेस करेगा तो उसके बिहाफ पर हम ये मान ले रहे हैं कि वो क्या करेगा, फिर बैंक में डिपॉजिट करेगा। और जब बैंक में डिपॉजिट 8,000 रुपया करेगा तो फिर वही पैसा मतलब 20% क्या होगा, फिर वही बैंक रख लेगा, बैंक अपने पास रख लेगा, है ना। फिर बचा 6400 रुपया। अब ये 6400 रुपया फिर मार्केट में जाएगा, मार्केट में काम होगा, सर्कुलेट होगा, फिर बैंक के पास आएगा। अब बैंक के पास जब आएगा तो वो सी को लोन दे देगा, है ना। सी को लोन दिया 6400 रुपया, उसमें से 1280 फिर अपने पास रख लिया, है ना। अब बचा 5120 रुपया। फिर उसी प्रकार से 5120 रुपया मार्केट में जाएगा, वहां सर्कुलेट होगा और फिर बैंक के पास आएगा, बैंक फिर उसमें से 20% अपने पास रखेगा और इतना लोन दे देगा। अब सोचो, जस्ट इमेजिन कि सिर्फ ये 10,000 रुपया डिपॉजिट हुआ था और उस पैसे का बैंक ने कितनी बार पैसा बनाया, क्या किया, कितनी बार पैसा बनाया, एक ही पैसे से इतना सारा पैसा बना दिया। तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन, कि पैसा कम है उससे पैसा पे पैसा बनाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक है तो बताओ, उम्मीद है कोई परेशानी यहां नहीं होगी। आ जाओ, अब चलते हैं बैंक में। कहता क्या बैंक, देखो कह रहा है वर्ड बैंक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड बैंकस, बैंकस से आया है और या फिर बैंक से आया है। ठीक है, बैंक से। तो कहता है मीनिंग क्या है इंग्लिश में बैंक का, इसका मतलब होता है बेंच। क्या होता है? बेंच, जो हम लोग बैठते हैं ना वो। तो कह रहा है अर्ली बैंकर्स ट्रांजैक्टेड देयर बिजनेस एट द बेंचेस इन द मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस पे जो पहले बेंच में ट्रांजैक्शन करते थे जो आपके बैंकर्स होते थे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सम अथॉरिटीज, किसी अथॉरिटीज के हिसाब से द वर्ल्ड बैंक वाज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो बोल रहा जो बैंक जो है वर्ड वो कहां से आया, जर्मन के वर्ड बैंक से आया। इट मीन्स अ ज्वाइंट स्टॉक फंड, जिसका मतलब है ज्वाइंट स्टॉक फंड। दिस वर्ड लेटर वाज कॉल्ड बैंको, इसको बाद में बैंको कहा गया है। इन इटली व्हेन अ ग्रेट पार्ट ऑफ इटली वाज रूल्ड बाय जर्मन, जब एक बहुत बड़ा पार्ट जो है जर्मन के द्वारा रूल किया गया था तो इसको क्या कहा गया, बैंको कहा गया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, बैंकिंग टर्म्स के कुछ डेफिनेशन है। तो बैंकिंग सेक्शन 4B में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदर एंड अदरवाइज। देखो यार सीरियसली बोल रहा है, डिपॉजिट को जो एक्सेप्ट कर ले, चाहे उधार के लिए इन्वेस्ट के लिए हो,
है ना। और बोल रहा है क्या कि डिपॉजिट मनी को पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड कर ले, अदरवाइज विड्रेबल विड्रॉ करने के लिए हो, चेक ड्राफ्ट या कोई चीज से, तो ये सारे इसको बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन 4C में मेंशन किया गया है, क्या मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के बिजनेस को जो देखता है वो सारा आ जाता है बैंकिंग कंपनी में, ठीक है। सेक्शन 7 जो है क्या बताता है कि वर्ड्स बैंक, बैंकर और बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी, इस सारे का डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत खास वैसा चीज नहीं है। अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंक में, किसमें चलेंगे, हिस्ट्री ऑफ बैंक में। अगर हम बैंक की हिस्ट्री की बात करें, अगर हम बैंक की हिस्ट्री की बात करें तो हमने उसको 3 भाग में बांट दिया है। कौन कौन सा सर, एक फेज वो रहा जो इंडिपेंडेंस के पहले रहा, 1947 के पहले रहा, लेकिन हमने यहाँ 1969 लिखा है, क्यों सर, देखिए जब नेशनलाइजेशन हुआ था ना, बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन 1969 से हुआ था, तो हमने 3 फेज रखा है, एक तो 1969 से पहले, ठीक है, दूसरा 1969 से 1991 तक, और तीसरा 1991 से 1991 रखने का पर्पस क्या है कि सर एलपीजी पॉलिसी वही थी, बैंक को प्राइवेटाइजेशन वहां से शुरू हुआ था और बहुत सारे बदलाव जो है वहां से आए थे, तो हमने 3 फेजेस में रखा है। आ जाओ फर्स्ट फेज से हम शुरुआत करते हैं, नोट डाउन करते जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, डेटा है कुछ भी नहीं है। फर्स्ट बैंक जो था वो इंडिया का वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। सेकेंड बैंक जो था वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, 1786 में बना था और फेल्ड हो गया 1791 में। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक स्टैब्लिश किया, कौन कौन सा सर, पहला बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 में आया, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल 1809 में नेम दिया गया, ठीक है। पहला बैंक कौन सा, बाद में कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाया, कौन सा, पहला बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता, इसका बाद में नाम पड़ा बैंक ऑफ बंगाल, 1809 में इसका नाम दिया गया। दूसरा बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे 1840 में, और थर्ड बैंक 1843 में बना मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। देखो ये 3 बैंक जो है ना, इन 3 बैंकों को बाद में कहा गया प्रेसिडेंसी बैंक, क्या कहा गया, प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। याद रखना इन्हीं 3 बैंकों से एसबीआई की शुरुआत हुई है, ठीक है, इसलिए लिख दिया मैंने ओरिजिन ऑफ एसबीआई, तो यहीं से बैंक की एसबीआई की शुरुआत हुई, पढ़ते चले जाना, ठीक है। इसके बाद 27 जनवरी 1901 को 3 बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था, जिसका नेम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया किसमें, 27 जनवरी 1901 को, और इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसी बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया और इसका नेम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देख लो क्लियर है, 1955 में स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बना था इन बैंकों को नेशनलाइज करके। अब थोड़ा सा एसबीआई को हम आगे पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे वहीं से जहां से खत्म किए थे। 1960 में 7 एसोसिएट बैंक को मर्ज किया गया एसबीआई में, देन सौराष्ट्र बैंक को 2008 में मर्ज हुआ, फिर 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक मर्ज हुआ, 2017 अप्रैल से एसबीआई और 5 बैंक मर्ज हुए अलोंग विद भारतीय महिला बैंक। तो याद रखिएगा 2017 अप्रैल तक एसबीआई में 5 और बैंक मर्ज हो गया था, ये याद है। तो ये थी एसबीआई की कहानी, ये जो व्हाइट वाला स्पेस है ना एसबीआई था। अब हम फिर वहीं पहुंचेंगे, कहां सर, ये 1840-43 के बाद, ठीक है। चलो आ जाओ, अब 1865 में इलाहाबाद बैंक आया, क्या आया, इलाहाबाद बैंक। 1894 की अगर मैं बात करूं, 19 मई को लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो अभी लाहौर पाकिस्तान में थे, क्या है, जो अभी लाहौर पाकिस्तान में था, ठीक है। चलो 1906 में बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, क्या हुआ 1906 में बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, और ये वो बैंक रहा जिसने यूरोप में अपना पहला ब्रांच ओपन किया। सवाल पूछा जा सकता है यूरोप में अपना पहला ब्रांच ओपन करने वाला कौन सा बैंक है, तो वो कौन सा बैंक है, वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है जी। 1908 में 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टेब्लिश हुआ, कब, 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में एस्टेब्लिश हुआ। 1911 को 21 दिसंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट डेट है, कब है, 21 दिसंबर 1911, 1919 को 11 नवंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया, और फर्स्ट बैंक ये बना जिसने एटीएम स्टार्ट किया, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट जाता है फर्स्ट बैंक एटीएम स्टार्ट करने का, याद रखिएगा।
उसके बाद है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने ऑपरेशन स्टार्ट किया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत और बैंकों को नेशनलाइज किया। भाई साहब कितने नेशनलाइज इन 1949। तो भैया 1 अप्रैल को आरबीआई हुआ और नेशनलाइज कब हुआ 1949 में। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आया। तो ये 1949 तक का कहानी है। पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड क्या हुआ इसको ध्यान समझिए क्या कह रहा है। 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 मेजर बैंकों को नेशनलाइज किया और जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट था 50 करोड़। 50 करोड़ का कैपिटल जिसके पास था वो आपका हो गया नेशनलाइज हो गया 1969 में। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक को और नेशनलाइज किया जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट था 200 करोड़। कितना 200 करोड़। और बाद में 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ और बचे कितने 19 बैंक। अब ध्यान से देखना 14 और 6 20 बैंक था, 20 में एक को मर्ज किया गया पीएनबी को 1993 में 19 बैंक बचे। अब 1991 से अभी तक की कहानी आ जाओ, मिडिल पीरियड खत्म। आ जाओ 1991 में नरसिम्हम कमेटी की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा नो मोर नेशनलाइजेशन। 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस मिला। 2003 में कोटक बैंक और 2004 में यस बैंक को लाइसेंस मिला। ठीक है। 2013 में भारतीय महिला बैंक फॉर्म्ड विद 100 करोड़। 2014 में आरबीआई ने बंधन और आईडीएफसी को अप्रूवल दिया बैंक ओपन करने का। ठीक है। नाउ द अर्लियर बिफोर 2017। अब 2017 से पहले क्या हुआ था। पब्लिक बैंक सेक्टर बैंक कितने थे ये पहले देखो और पब्लिक सेक्टर बैंक का डिटेल हम पढ़ेंगे कि कब कितने कितने बैंक जो हैं 2017 से पहले थे और अभी कितने बैंक है। ठीक है जी। अब 2017 से पहले जैसा कि मैंने बताया आपको कितने बैंक थे 20 बैंक थे। ठीक है। और 7 कौन सा सर एसबीआई वाला टोटल बैंक था। कौन कौन सा 19 नेशनलाइज बैंक था जो भी हमने देखा कि 14 और 6 20 था, इसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया था तो 19 बैंक बचा जी। एसबीआई के साथ 5 एसोसिएट थे तो ये भी पब्लिक बैंक था तो 19 और 6 25 प्लस आईडीबीआई और भारतीय महिला बैंक ये 3 बैंक 2017 से पहले 2 6 12 2 6 8 और 9 19 27 बैंक थे। ऑन अप्रैल 2017 में भारतीय महिला बैंक विद 5 एसोसिएटेड बैंक मर्ज हो गया एसबीआई के साथ तो 27 में 6 चल गए बताइए कितने 21 पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन कौन सा 19 नेशनलाइज्ड बैंक, एक एसबीआई और एक आईडीबीआई। ठीक है जी। अब 21 जनवरी 2019 को आईडीबीआई का मेजोरिटी शेयर जो है वो एक्वायर कर लिया गया एलआईसी के द्वारा। उसके बाद 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने आईडीबीआई को प्राइवेट सेक्टर बैंक कह दिया तो ये प्राइवेट सेक्टर में चला गया। बचे 20 19 नेशनलाइज वाले और एक एसबीआई। और इन अप्रैल 2019 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब बचे 18 बैंक 17 नेशनलाइज्ड और एक एसबीआई। नाउ ध्यान से सुनिएगा 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यह अनाउंस किया कि 6 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा और ये क्या होगा इसका इफेक्ट आएगा 1 अप्रैल 2020 से। अब ध्यान समझिए सिंडिकेट को मर्ज कर दिया गया कैनरा में, इलाहाबाद को मर्ज किया गया इंडियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया पीएनबी में और आंध्रा कॉर्पोरेशन को मर्ज किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और नाउ 12 बैंक जो हैं अभी वर्क कर रहे हैं और इसके बाद भी कुछ चेंजेस हुए होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। ठीक है चलो तो ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। ठीक है जी। चलिए यही चीज यहां लिखा हुआ है, ये देखो ये जो है ना ये सारी चीजें यही लिखी हुई है तो ये आपको नोट्स मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा है ना। ये देखो ठीक है ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेम चीजें हैं, कुछ नई चीजें होंगी तो उसको भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।